नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई दिलचस्प बायोग्राफी जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी पर मबनी है। तो आइए बिला ताख़ीर इस दिलचस्प ज़िंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दौरे हाजिर की ज़हीन तरीन ख़वातीन में से हैं। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान को अपनी बेटी पर फ़ख्र है, लेकिन जाबिर अमेरिका ने इन पर अफ़गान तालिबान की मदद का इल्ज़ाम लगाकर इन पर मुकदमा चलाया और 86 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये इल्ज़ाम किस हद तक सच था और हकीकत क्या है, ये सब जानने से पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं और वीडियो के आखिर पे हम इस मौजू पे तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए अमरीका चली गईं। वहाँ पहले से इनका भाई मौजूद था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गानों, फिल्मों और नावल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके 2 ही शौक़ थे, एक उनकी तालीम और दूसरा मजहब। वो इस्लाम से इंतहाई वाबस्ता थीं और हिमा वक्त दीन के प्रचार की फिक्र में रहती थीं। अमेरिका में इन्होंने MIT यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक तवील मुद्दत तक वहीं ज़ेरे तालीम रहीं। 1992 में आला तालीमी कारकर्दगी के बलबूते पर उन्हें $5000 का इनाम भी मिला। बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वहाँ अमजद मोहम्मद खान नामी शख्स से शादी कर ली। ये शख्स एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था। इस शादी के नतीजे में 3 बच्चे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अहमद, मंझली बेटी का नाम मरियम बिनते मोहम्मद और तीसरे बेटे का नाम सुलेमान रखा गया, जिसकी पैदाइश 2002 में हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बायोकेमिस्ट्री पर भी काम कर रही थीं। इनकी रिसर्च इंतहाई ज़बरदस्त थी। कुछ अफराद का मानना है कि अमरीकियों को इस बात का खदशा था कि कहीं ये रिसर्च पाकिस्तानियों के हत्थे ना चढ़ जाए और वो ऐसे हथियार बनाने में कामयाब ना हो जाएं जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए नुकसान का बायस बने। यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में ही मुकीम रहने की दरख्वास्त की, जिससे इन्होंने मुस्तरद कर दिया। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आई। इन्होंने एक बेहतरीन रोज़गार की तलाश की, मगर कुछ भी मुयस्सर ना पा सकी। फिर ये 2003 में वापस अमेरिका चली गई। वहाँ इन्होंने डाक डिब्बा किराए पर लिया, जिस पर CIA को यह शक हुआ कि शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तालिबान से ताल्लुकात हैं। चंद माह बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी फिर पाकिस्तान आ गई। इसी दौरान अमरीकी अबलाग ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया। अमेरिका में ये खबरें छपते ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रोपोश हो गई, लेकिन 30 मार्च 2003 को ये अपने बच्चों के हमरा रावलपिंडी हवाई अड्डे की तरफ जा रही थीं कि रास्ते में इन्हें अगवा कर लिया गया। उस वक्त इनकी उम्र 30 साल थी और इनके साथ इनके बच्चे भी थे। इस दौरान इनके खामन अमजद मोहम्मद खान ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अलकायदा की आलाकार हैं। मजीद इनके शौहर ने बताया कि हमारे दरमियान अलहदगी हो चुकी है और इस वक्त ये अमार अल-बलोची की ज़ौजा हैं। अमेरिका के मुताबिक अमार अल-बलोच भी 9/11 के वाक़यात में मुलव्विस था। नाज़रीन, इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है इसका तय्युन अभी तक नहीं हो सका है, ताहम गालिब इम्कान यही है कि ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है ताकि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जहानत और रिसर्च का फ़ायदा ना उठा सके। डॉक्टर आफिया की गुमशुदगी की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी, मगर पाकिस्तान के तमाम तर वजीर लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। डॉक्टर आफिया की वालदा को भी धमकियां मिल रही थीं। दरियासना आलमी इदारे ने बताया कि डॉक्टर आफिया अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में कैदी नंबर 650 के नाम से मुकीद हैं। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान ने अमरीका को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो जवाबन अमेरिका ने 27 जुलाई 2008 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से न्यूयॉर्क जेल मुंतकिल कर दिया और वहां पर इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा चला दिया गया। वहां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के मतन के मुताबिक डॉक्टर आफिया मुबैना तौर पर दहशतगर्दों को बम बनाकर देती थीं। जब अमरीकी फौज ने डॉक्टर आफिया को पकड़ लिया तो डॉक्टर आफिया ने मुज़ाहमत की, जिस पर इन्हें गोली भी मार दी गई। गोली लगने से इनकी हालत गैर हो गई तो इन्हें फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और ये मौत से बाल बाल बच गईं। नाजरीन, ये वो इल्ज़ामात हैं जो अमेरिकी हुक्काम ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अमेरिकी नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया की रिसर्च और उनकी जहानत पाकिस्तान इस्तेमाल में लाए। जेल में डॉक्टर आफिया को शदीद ज़दोकोब किया जाता है, उन्हें नशे की इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि एक लाचार सी औरत को उसके घर वालों से राबता भी नहीं करने दिया जाता। डॉक्टर आफिया के मुकदमे पर 3 जजों ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर आफिया को 86 साल कैद की सज़ा सुना दी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर में ये जुमले दर्ज हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले किया। बाद अज़ां इस्लामाबाद की अदालत में परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मुशर्रफ ने डॉलर्स के एवज़ डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले किया है।
اگست 2009 میں یوسف رضا گیلانی نے تجویز دی کہ $2 ملین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو عالمی عدالت میں لڑنے کے لیے مختص کیے جائیں، کیونکہ پاکستان کو یقین تھا کہ امریکی عدالت ہر صورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف فیصلہ کرے گی۔ لیکن لاہور کی عدالت اعلیٰ نے $2 ملین میں خرد بدھ کے خدشے کے پیش نظر یہ رقم مختص کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم 2009 میں کراچی پولیس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ ستمبر 2010 میں پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن 23 ستمبر 2010 کو امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی۔ جون 2013 میں امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ پر حملہ بھی ہوا، جس کے سبب وہ 2 دن بے ہوش رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بتاتی ہیں کہ 2003 سے 2009 تک ان کا اپنے بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہ تھا، مگر 2009 سے 15 تک ان کے درمیان فون پر بات ہوتی رہی۔ تاہم 2015 کے بعد سے ڈاکٹر عافیہ کو گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ناظرین، بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی قیدی کو کونسلر رسائی اور فون پر بات کرنے کی کھلی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ انسانی حقوق کا نام نہاد علمبردار واحد امریکہ ہے جو مسلسل انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اب تک آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور عمران خان کو خطوط لکھ چکی ہیں، جن کے متن میں انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی حکمران انہیں چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان نے بڑے ادب و احترام سے ریمنڈ ڈیوس اور جازف کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن یہ واحد ہماری ملت کی بیٹی ہے کہ جس پر سارا پاکستان اور عالمی دنیا خاموش ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں آنے سے قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، جو کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہوا ہو گئے۔ بلا شبہ پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مؤثر آواز عمران خان نہیں اٹھائی تھی، لیکن اب اس معاملے پر انہیں بھی سانپ سونگ گیا ہے۔ ناظرین، آپ سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ ہر فورم پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق آواز ضرور اٹھایا کریں، تاکہ امریکہ بہادر کو یہ نہ لگے کہ پاکستانی غیور عوام نے اپنی بیٹی کو بھلا دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں اب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ہماری یہ کرشن کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔